आगे कंटिन्यू करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में किया था। उसमें एंड करेक्शन से एक छोटा सा टॉपिक है, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कह रहे कि एक्चुअल में देखो हमने क्या किया था कि हमने जो भी रिजल्ट्स डिराइव किए थे उसमें जो ऑर्गन पाइप चाहिए वो क्लोज पाइप मानना हो चाहे वो ओपन पाइप मानना हो, उसमें सिर्फ लेंथ एल कंसिडर करते थे। लेकिन होगा क्या कि एक्चुअल में जो ये लेंथ आनी चाहिए ये लेंथ उससे ज़्यादा आएगी जो हमने एल कंसिडर किया था, इफेक्टिव लेंथ ज़्यादा आएगी। उसका कारण समझो आप कि देखो बेटा कोई भी वेव जब आएगी यहाँ पर तो सिर्फ वो यहाँ से तो शुरू होगी नहीं, उससे कुछ पहले से ये वेव शुरू हो जाएगी। तो ये जो इतना जो पार्ट था वो हमने मिस कर दिया था, इसको हम बोलते हैं एंड करेक्शंस। यानी कि जो पाइप के जो एंड है वहाँ पे कुछ जो वेव की जो कुछ लेंथ है वो हम हमेशा मिस कर दे रहे थे। एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी हम कंसिडर करते थे एंटी नोड को यहाँ पर, एक्चुअल में थोड़ा सा ऊपर था, नोड तो वहीं पे था, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले केस में दोनों जगह गड़बड़ आएगी, तो वो जो है वो एंड करेक्शन उसको बोलते हैं बेटा। और उसके लिए उसको सही करने के लिए हम किसको इंट्रोड्यूस करते हैं, विल इंट्रोड्यूस इन एंड करेक्शन और इसको ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्चुअल में एल लेंथ पहले से थी, इस वाले केस में अगर बात करें क्लोज पाइप के केस में एल लेंथ ऑलरेडी थी, तो सिर्फ इस एंड पर करेक्शन आने वाली है जो कि ई के बराबर होगी। तो अब जो टोटल लेंथ आपकी आएगी बेटा वो एल प्लस ई आ जाएगी। और अब ये एल प्लस ई एंटी नोड और नोड के बीच की दूरी इज लैम्डा बाई 4, एल प्लस ई इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। ये रिजल्ट यूज करेंगे, ना कि एल इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। लेकिन ये हम तभी यूज करेंगे जब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज़ें बता रखी हो, एंड करेक्शन के रोल हो। अब ऐसा नहीं है कि अब तक जो हमने क्वेश्चन किए थे आपको सर अब उन सब क्वेश्चन के अंदर ई को लेके फिर दोबारा से करें, नहीं। वो जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डिमांड होगी एंड करेक्शन की या वो डेटा गिवन होगा उसी क्वेश्चन में एंड करेक्शन के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को करेंगे, उसको एंड करेक्शन से ही करेंगे। अच्छा, अब ये ई की वैल्यू किसके इक्वल है, ई इज इक्वल टू 0.6 आर, यानी कि 0.6 टाइम्स रेडियस ऑफ दिस ट्यूब या ऑफ दिस पाइप, या हम उसको बोल सकते हैं 0.3 टाइम्स द डायामीटर। और इस वाले केस में देखो बेटा क्या ऐड होगा, ई यहाँ पर ई यहाँ पर, तो एल प्लस 2ई इज इक्वल टू, ये देखो ये दूरी एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, दो एंटी नोड के बीच की जो दूरी है वो लैम्डा बाई 2 होती है। अगर रेडियस देखो, अब एक बात और है कि हम क्या कर देंगे, स्मॉल एंड करेक्शंस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। अगर लेंथ ऑफ द पाइप बहुत बड़ा हो, किसके कंपैरिजन में, रेडियस या फिर डायमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में हम एंड करेक्शंस को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। और हमें तो क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है और इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है, ई ऐड करना है किसी क्वेश्चन में पूछे तो। देखो भाई ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर एंड ए क्लोज्ड पाइप ऑफ लेंथ 31 सेंटीमीटर। देखो भाई एक तो ओपन पाइप है अपना, ये ओपन पाइप, अच्छा इसकी लेंथ तो है 40 सेंटीमीटर। क्लोज पाइप का मतलब बेटा क्या होता है कि क्लोज एट वन एंड। अच्छा इसकी लेंथ आपको दे रखी है 31 सेंटीमीटर जी। बोथ हैविंग द सेम डायामीटर्स, दोनों का डायामीटर सेम है, सेम फ्रीक्वेंसी है। देखो डायामीटर अगर सेम है तो इसका मतलब दोनों के लिए ई की वैल्यू सेम ही रहेगी, है ना, क्योंकि हम उसको 0.6 टाइम्स आर लिखते हैं, आर सेम है तो ई रिमेन्स द सेम। सेम ही फ्रीक्वेंसी है एंड दे आर वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट ओवरटोन, दोनों फर्स्ट ओवरटोन में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो बेटा ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन का मतलब आप समझें कि फर्स्ट ओवरटोन का मतलब इस तरीके का होगा, ये फर्स्ट ओवरटोन होगा, यानी कि 3 म्यू नॉट वाली बात कर रहे हो आप ओपन पाइप के केस में। तो देखो बेटा ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड और ये एंटी नोड। तो आप देखिए ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 और लैम्डा बाई 4, 1 2 3 4, या आप ऐसे देख लें कि कॉन्जिक्यूटिव दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस है। तो ये तो क्या हो जाएगा आपका L यानी कि 40 प्लस 2E, इट शुड बी इक्वल टू, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए बेटा, लैम्डा बाई 4 इंटू 4, लैम्डा बाई 4 के 4 ऐसे हैं, तो बेटा 40 प्लस 2E इज इक्वल टू लैम्डा। एक बात आप यहाँ पे देखो कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, मीडियम तो एयर ही है तो स्पीड भी सेम है, तो माने कि लैम्डा भी सेम ही रहेगा दोनों के केस में। ये बात भी आपको समझने की थी। अच्छा इस वाले केस में फर्स्ट ओवरटोन का मतलब आप समझें, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब बेटा क्या हो गया, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब 2 म्यू नॉट हो गया।
2 म्यू नॉट होने का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे इस तरीके का बनेगा बेटा, ये लाइक दिस, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड और नोड, एंटी नोड और नोड, ये और ये। तो आप कैसे लिखोगे बेटा इसको, L यानी 31 प्लस E इट शुड बी इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा बाई 4। ये दूसरी इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सिंपली क्या करना है, आपने सॉल्व करना है। ये 1 सेकंड के लिए बेटा स्क्रीन पोज करके नोट कर लो एक बार, यहीं सॉल्व कर देता हूँ इसको। देखो तो भाई एक काम कर लेते हैं कि इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट E इज इक्वल टू 2। सिंपल है, 2 इक्वेशन है, लैम्डा को एलिमिनेट करके E को सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ E इज इक्वल टू 2। तो ये एक पार्ट जो है हमारा ख़त्म हुआ। तो देखो वेव्स में देखो पहला जो पार्ट है वो पार्ट क्या है, आपका ट्रैवलिंग वेव वाला पार्ट है, जनरल वेव वाला पार्ट है। दूसरा जो पार्ट शुरू होता है वो स्टैंडिंग वेव पे शुरू होता है, वो हमने ख़त्म कर दिया। एक तीसरा पार्ट आता है इसमें बीट्स के ऊपर, छोटा सा पोर्शन है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और फिर लास्ट आता है अपना डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट भी छोटा सा है, वैसे तो बहुत क्लासेस उस पर पढ़ाई जा सकती हैं, हम एक छोटे से फॉर्मूले से ही पूरा डॉपलर इफेक्ट क्लियर करेंगे। तो आप ये नोट करें और फिर हम अभी स्टार्ट करते हैं क्या, बीट्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप फटाफट से नोट कर लो बेटा, देन वी विल स्टार्ट बीट्स। तो देखो बेटा आप स्टार्ट करते हैं बीट्स। अब तक जो तुमने ट्रैवलिंग वेव पढ़ी थी उसमें आपने क्या कंसिडर किया था कि जो दोनों वेव्स थी, है ना, चाहे वो दोनों सेम डायरेक्शन में, हमने सेम डायरेक्शन वाला तो खैर केस किया ही नहीं था, दोनों जब ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, दोनों की सेम थी। अब हम क्या करें कि जो बीट्स का जो प्रोडक्शन है, बीट्स आर प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ 2 और मोर ट्रैवलिंग वेव्स जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली डिफरेंट होगी। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि वो फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जनरली 8 हर्ट्ज तक का ही डिफरेंस हम दो जो वेव्स है उनकी फ्रीक्वेंसी में रखते हैं। सो विद हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज एंड मूविंग इन सेम डायरेक्शन। एक बात ये भी है कि बीट्स में जो बीट्स की जो फॉर्मेशन हो रही है उसमें वेव्स बेटा सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करती। दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, दैट डिफरेंस कैन नॉट बी मोर देन 8 हर्ट्ज। अब इसमें होता क्या है बीट्स के अंदर, बेसिकली जो लाउड और जो वीक साउंड है उनका पीरियोडिक बार बार क्या होगा, पीरियोडिक अरेंजमेंट है, उनका पीरियोडिक अकरेंस होगा कि एक बार लाउड साउंड सुनाई दी, फिर आपको एक बार लाउड, फिर एक बार वीक, फिर लाउड, फिर वीक, इस तरीके का ये पैटर्न आपका चलता रहेगा, पीरियोडिक पैटर्न ये चलेगा। अब इसका जरा डेरिवेशन देखते हैं कि किस तरीके का होगा। हम कोई 2 वेव्स कंसिडर कर लेते हैं बेटा, एक की फ्रीक्वेंसी μ1 मान लेंगे और एक की फ्रीक्वेंसी μ2, एम्पलीट्यूड दोनों का सेम मान लेंगे। तो मैंने एक वेव मान ली y1 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई μ1t और दूसरी जो वेव है y2 इज इक्वल टू a साइन 2 पाई μ2t, है ना। ओमेगा टी, ओमेगा को मैंने बेटा 2 पाई म्यू की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे हम ओमेगा की बजाय फ्रीक्वेंसी में डील करना ज़्यादा ठीक रहेगा हमारे लिए। अब यहाँ पे जब ये दोनों वेव देखो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं तो रिजल्ट कैसे आएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो आपने क्या लिखा, a कॉमन साइन 2 पाई μ1t प्लस साइन 2 पाई μ2t। अब यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का हमने फॉर्मूला लगा दिया। वो फॉर्मूला जब लगा देते हैं तो द रिजल्ट कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक 2a कॉस ऑफ पाई μ1 माइनस μ2t इंटू साइन पाई μ1 प्लस μ2 इंटू टी। तो इस वाले पार्ट में जो पार्ट है बेटा आपका, ये इतना पार्ट आपका कहलाता है एम्पलीट्यूड। और ये जैसे कि आप वो ओमेगा टी वाली जो फॉर्मेट में रहता था ये वो रहेगा। तो यानी कि जो एक रिजल्टेंट वेव आएगी बेटा उसका एम्पलीट्यूड तो ये आएगा। अब आप देखें कि ये जो एम्पलीट्यूड है टाइम डिपेंडेंट है, इसीलिए वो जो लाउडनेस और जो वीक साउंड की जो हम बात कर रहे हैं वो पीरियोडिक है, वो बार बार है ना, कभी कम होगा कभी ज़्यादा, कब होगा वो भी बात करेंगे। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा आप यहाँ से देख सकते हो, दैट फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू μ1 प्लस μ2 बाई 2, है ना। आप इसको उस फॉर्म में देख सकते हो ओमेगा वाली फॉर्मेट से, है ना। तो क्या बात समझ में आई कि सर जो इसका जो एम्पलीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू 2a कॉस ऑफ
कॉस ऑफ पाई μ1 माइनस μ2 इंटू टी, ये तो उसका एम्पलीट्यूड आएगा। दिस एम्पलीट्यूड इज टाइम डिपेंडेंट, और जो ये जो रिजल्टेंट जो आपकी जो ये बीट बनेगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी μ1 प्लस μ2 बाय 2। एक बात तो एम्पलीट्यूड हमने लिख दिया, कह रहे हैं एम्पलीट्यूड वेरीज विद टाइम। दूसरी बात इंटेंसिटी की कर लो, तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। और भाई एम्पलीट्यूड तो टाइम पे डिपेंड करता है, तो इंटेंसिटी भी टाइम पे डिपेंड करेगी। और लाउडनेस जो है साउंड की वो टाइम के साथ वेरी करेगी, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपको मैक्सिमम लाउडनेस चाहिए बेटा, है ना, आपको अगर क्या चाहिए, मैक्सिमम लाउडनेस चाहिए, तो उसके लिए आपकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। और इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड कहाँ कहाँ मैक्सिमम होगा। जहाँ जहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उस टाइम इंस्टेंट पर, यहाँ पे पोजीशन की बात नहीं करेंगे, उस टाइम इंस्टेंट के ऊपर, है ना। आप ऐसे मानेंगे बेटा, देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया कि जहाँ पे लेट अस से कि मैं कोई आवाज़ सुन रहा हूँ तो मुझे अपनी लोकेशन फिक्स करनी पड़ेगी। तो जो भी आदमी, मैंने यहाँ पे लोकेशन क्या ली, x = 0, कोई भी मैंने कोई कोऑर्डिनेट ले ली, x = 0, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अब दो जो बीट्स हैं वो यहीं पे आके मुझे सुनाई देगी। अगर मैं यहीं पे खड़ा हूँ तो अलग अलग इंटरवल के ऊपर मुझे अलग अलग साउंड सुनाई देगी। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, जब लाउडनेस मैक्सिमम होगी, उस टाइम पे आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहना चाहिए। और जब आपको वीक साउंड सुनाई देगी उस टाइम पे आपका एम्पलीट्यूड मिनिमम होना चाहिए। तो ये दो केस हम करते हैं। देखो, तो सबसे पहला केस कर लेते हैं बेटा, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा, जहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा उस केस में आपका लाउड साउंड सुनाई देगी आपको, या उस पॉइंट के ऊपर लाउड साउंड आएगी, है ना। तो एम्पलीट्यूड देखो बेटा मैक्सिमम कब होगा, हम निकाल रहे हैं फॉर लाउड साउंड। तो लाउड साउंड के लिए आपका बेटा जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड होना चाहिए मैक्सिमम। और एम्पलीट्यूड है आपका 2a cos पाई μ1 माइनस μ2 इंटू टी। तो आप देखो कि a तो कांस्टेंट है, यानी कि cos वाला जो फंक्शन है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। और उसकी वैल्यू बेटा मैक्सिमम कब होगी कि cos ऑफ पाई μ1 माइनस μ2 इंटू टी, इट शुड बी इक्वल टू +-1। ऐसा नहीं समझेंगे कि भाई हम सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज कंसिडर कर रहे हैं, वो जो नेगेटिव साइन है, वो जो -1, वो सिर्फ क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो यहाँ से देखो बेटा क्या कह सकते हैं हम, यहाँ से लिखेंगे पाई μ1 माइनस μ2 इंटू टी। अब आप देखो कि कॉस की वैल्यू जो 1 है वो कहाँ कहाँ पर रहती है आपकी, वो वैल्यू कहाँ कहाँ रहेगी, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन। इन सब वैल्यूज़ पर, इन सब जगह पर आपका क्या रहेगा, आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा बेटा। तो यहाँ से देखो क्या रिजल्ट आ गया कि μ1 माइनस μ2 इंटू टी इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, 1 अपॉन μ1 माइनस μ2, 2 अपॉन μ1 माइनस μ2, 3 अपॉन μ1 माइनस μ2 एंड सो ऑन। इन सब टाइम इंटरवल्स पर, इन सब टाइम इंस्टेंट्स पर आपको क्या सुनाई देगा, आपको लाउड साउंड सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी, आपको लाउड साउंड सुनाई देने वाली है इन सब इंस्टेंट के ऊपर। ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, बड़ा सिंपल सा है ना वैसे तो। 0, 1, 2, 3 और डिनोमिनेटर में सबके क्या आएगा, μ1 माइनस μ2, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला है फॉर वीकेस्ट साउंड्स और फॉर वीक साउंड्स। उसके लिए जो आपका एम्पलीट्यूड है भाई, वो एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, वो एम्पलीट्यूड आपका मिनिमम होना चाहिए और मिनिमम 0 होगा। इसका मतलब cos ऑफ पाई μ1 माइनस μ2 इंटू टी, इट शुड बी इक्वल टू 0। ये 0 होना चाहिए। तो
तो भाई यहाँ से क्या बात समझ में आ रही है कि पाई μ1 माइनस μ2 इंटू टी। अब ये जीरो कहाँ पे होता है, जीरो आपका होता है ओड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, माने पाई बाई 2 पर, फिर उसके बाद 3 पाई बाई 2 पर, फिर 5 पाई बाई 2 पर एंड सो ऑन। तो भाई यहाँ से आपका टाइम कितना आ गया बेटा, पहला तो आया आपका पाई से तो पाई सब कैंसिल आउट हो गया, 1/2 μ1 माइनस μ2, नेक्स्ट इज 3/2 μ1 माइनस μ2, 5/2 μ1 माइनस μ2 एंड सो ऑन। इन सब टाइम इंस्टेंट्स के ऊपर आपको वीक साउंड सुनाई देगी, वीकेस्ट साउंड सुनाई दे रही होगी आपको। तो देखो बेटा क्या होगा, अब मैं ज़रा बात करता हूँ कि सबसे पहले लाउड साउंड, फिर वीक, फिर लाउड, फिर वीक और फिर लाउड, ये इंटरवल चलेगा आपका। तो देखो आपको सबसे पहले जो लाउड साउंड है वो कब सुनाई दी, वो आपको 0 पर सुनाई दी, t = 0 पे, t की बात करते हैं बेटा। और पहली बार आपको वीक साउंड कब सुनाई देगी, 1/2 ऑफ μ1 माइनस μ2। फिर अगली बार लाउड साउंड कब सुनाई देगी, 1/μ1 माइनस μ2। फिर वीक साउंड 3/2 ऑफ μ1 माइनस μ2। और भाई लाउड साउंड फिर कब सुनाई देगी, 2 ऑफ μ1 माइनस μ2। और ये चलता रहेगा, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव लाउड और वीक साउंड के बीच की जो दूरी है, यानी कि एक बार लाउड साउंड आए और फिर अगली जो वीक आएगी उसके बीच का जो टाइम इंटरवल है, वो टाइम इंटरवल आपका 1/2 ऑफ μ1 माइनस μ2 है बेटा। और किन्हीं भी दो लाउड या किन्हीं भी दो वीक साउंड के बीच का जो डिफरेंस है ना, जो टाइम इंटरवल है, वो है 1/μ1 माइनस μ2 बेटा। ये जो है ये तो लाउड और वीक के बीच की दूरी है, टाइम का ड्यूरेशन बता रहा हूँ बेटा। और ये आपका लाउड या फिर वीक के बीच का ये मतलब है। इसका मतलब समझो बेटा, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आपने कहा जी हमारा μ1 माइनस μ2 5 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/μ1 माइनस μ2 ये 1/5 सेकेंड आएगा, ये तो हट जाएगा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब बेटा क्या होने वाला है कि अगर पहली बार आपको t = 0 पर लाउड साउंड सुनाई दी थी, तो अब 1/5 सेकंड के बाद यानी कि 0.2 सेकंड पर अब आपको क्या सुनाई देगा, अगली लाउड साउंड सुनाई देगी। या फिर 0.1 सेकंड के बाद आपको वीक साउंड सुनाई देगी। ये मतलब है एक्चुअल में, ये क्या है बेटा, ये एक्चुअल में इसका मतलब है, यानी कि ये इंटरवल है लाउड साउंड के बीच का, ये इंटरवल रहेगा आपका। नोट करो बेटा एक बार जल्दी से, ये नोट करो, फिर एक दो चीज़ें और बता रहे हैं हम आपको। देखो 2-3 चीज़ें मैं आपको लिखवा देता हूँ। अगर कोई आपको कहे कि नंबर ऑफ लाउड साउंड्स पर सेकेंड, तो पर सेकेंड में देखो कितनी लाउड साउंड्स आ रही हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी तो है ये μ1 माइनस μ2, तो ये μ1 माइनस μ2 आ जाएगा, μ1 माइनस μ2। तो इसी को बीट्स भी बोलते हैं, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। तो नंबर ऑफ बीट्स बेटा कितनी रहेगी, μ1 माइनस μ2 रहेगी। और हम लिख सकते हैं, और बीट फ्रीक्वेंसी, जो बीट फ्रीक्वेंसी है दैट इज μ1 माइनस μ2। इस μ1 माइनस μ2 को ही क्या लिखते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। और वी कैन राइट नोट, एक बात जो मैं तक बार बार आपको बता रहा था, फॉर डिस्टिंग्विशिंग लाउड एंड वीक साउंड्स, जो ये आपका μ1 माइनस μ2 है बेटा, ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी, मैं मोड लिख देता हूँ इनफेक्ट इनका, इट शुड बी लेस देन 8 हर्ट्ज। वो 8 हर्ट्ज से हमेशा क्या रहना चाहिए, 8 हर्ट्ज से कम रहना चाहिए।
ये बात है। इसके अलावा एक इसमें बीट्स में कई बार क्वेश्चन आपको मिलेगा ट्यूनिंग फॉर्क का। ट्यूनिंग फॉर्क आप प्रैक्टिकल लैब में कभी गए हो तो आपने देखा होगा कुछ कुछ इस टाइप का रहता है बेटा, वो है ना, कुछ कुछ चिमटे जैसा, सबको अच्छे से याद होगा चिमटा, है ना, बिल्कुल उसी टाइप का ये ट्यूनिंग फॉर्क होता है। ये तो बेटा ये जो है ना, ये तो कहलाते हैं प्रॉन्ग्स, और ये उसका कहलाता है स्टेम। ये प्रॉन्ग्स और ये स्टेम। इसकी खास बात पता है क्या है? इसकी खास बात ये है कि मान लो कि आपने इसको वाइब्रेट करवा दिया और इसकी वाइब्रेशन से किसी भी आप वाइब्रेटिंग मटेरियल को टच कर देंगे तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की रहेगी ना। आप एक नोट लिख सकते हो कि अगर हमने किसी भी वाइब्रेटिंग मटेरियल को ट्यूनिंग फॉर्क से टच कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो ट्यूनिंग फॉर्क की रहेगी। लेकिन इसमें सीधा सीधा ऐसा सवाल थोड़ी ना पूछते हैं कि जी इसकी फ्रीक्वेंसी ये थी और इसको टच कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी बताओ। इस तरह का सवाल नहीं पूछते। इसमें देखो काम की बात क्या पूछते हैं कि अगर हम इसको क्या करें, देखो इफ प्रॉन्ग्स आर loaded with wax then its frequency decreases। तो बेटा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। एंड इफ प्रॉन्ग्स आर फाइलिंग का मतलब समझते हो कि हमने उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा घस दिया उसको थोड़ा सा ना, आर फाइल देन इट्स फ्रीक्वेंसी, जिस भी फ्रीक्वेंसी में वो वाइब्रेट कर रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन की बात कर रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लिख लो, ऑफ वाइब्रेशन इस वाले केस में डिक्रीज, और अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीजेस। भाई इस वाले केस में इसको समझ ऐसे सकते हो कि यहाँ पर इनर्शियल मास कम हो गया, इनर्शियल मास कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इनका। और यहाँ पे इनर्शियल मास आपका बढ़ गया तो फ्रीक्वेंसी आपकी डिक्रीज हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट बीट्स। इस पे जो क्वेश्चंस होंगे बेटा वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बीट्स के करेंगे, एंड जो लास्ट टॉपिक है जो हमारा डॉपलर इफेक्ट वो भी नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे। दैट विल बी द लास्ट लेक्चर फॉर द वेव्स। थैंक यू।